जस्टिस हमारा चैप्टर चल रहा है और इसमें हमारा जो अभी फर्दर जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं डायमेंशंस ऑफ जस्टिस, या हम बोल सकते हैं फॉर्म्स ऑफ जस्टिस। तो इसमें हमने लीगल पॉलिटिकल डायमेंशन जस्टिस की कंप्लीट कर ली है लास्ट लेक्चर्स में, और आज हम शुरू करेंगे सोशल डायमेंशन ऑफ जस्टिस। तो सोशल डायमेंशन जस्टिस का मतलब ये होता है कि देखो, इसमें मेनली बात की जाती है कि जो सामाजिक स्तर पे जो गैप होता है उसको हम खत्म करने की बात करते हैं। यानी कि इसमें सोसाइटी में कास्ट के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, आपके जेंडर के नाम पे अलग-अलग तरह से आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, तो उसको हम खत्म करने की बात करते हैं। और जब पूरी तरह वो खत्म हो जाएगा, दैट मीन्स कि हमारी जो गवर्नमेंट्स है, हमारा जो सोसाइटी है, उसने हमें सोशल जस्टिस प्रोवाइड करवा दिया है। इसमें अलग-अलग थिंकर्स जो हैं, उनके अलग-अलग विचार हैं, अलग-अलग तरह से वो एक्सप्लेन करते हैं सोशल जस्टिस को। तो यहाँ पे कुछ बोलता है कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जो वेल्थ है सोसाइटी में, उनका एक जैसे अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए बट समाज में। देन प्रोवाइडिंग प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़, तो मतलब जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सभी को आगे बढ़ने के जो अवसर हैं, वो एक समान मिलने चाहिए। अगर समाज में ऐसा हो रहा है, तो हम बोलेंगे सामाजिक न्याय सभी तक पहुँच रहा है। पीबी गजेंद्र गडकर इस सोशल जस्टिस के बारे में क्या बोलते हैं? टू एंड सोशल इनइक्वालिटीज़ एंड टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू डेवलप इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। यानी कि जो सोशल इनइक्वालिटी है, सामाजिक असमानता है, उसको खत्म करना, और साथ ही साथ क्या प्रोवाइड करवाना? इक्वल अपॉर्चुनिटीज, जो कि हर एक व्यक्ति के चौतरफा विकास के लिए जरूरी होता है। देन आगे प्रोफेसर लास्की क्या बोलते हैं सोशल जस्टिस के बारे में कि टू प्रोवाइड फॉर इक्वल सोशल राइट्स इज सोशल जस्टिस। सामाजिक अधिकार सभी को एक जैसे प्रदान करवाना सामाजिक न्याय कहलाता है। तो हम आगे देखेंगे कि कौन-कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिससे ये सुनिश्चित होता है कि सभी को सामाजिक न्याय मिल रहा है। फर्स्ट पॉइंट है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून की नज़र में सारे लोग एक समान हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 14 है, वो भी यही बोलता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इसका मतलब है इक्वल लॉ फॉर एवरी सिटीजन, यानी कि देश का हर एक नागरिक कानून की नज़र में एक समान है। कानून किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसका मतलब कानून की नज़र में देश का हर एक नागरिक एक समान होता है जब कभी भी हमें देश के कानून की ज़रूरत पड़ती है। सेकंड पॉइंट है एब्सेंस ऑफ स्पेशल राइट्स, मतलब जो स्पेशल राइट्स कई बार कुछ कम्युनिटीज को दिए जाते हैं। पुराने टाइम में अक्सर ऐसे होता था कि जैसे किंग है, तो किंग के जो पैटर्न्स हैं, उसकी राइट और लेफ्ट साइड पे बैठने वाले जो उसके, आप बोल सकते हो मंत्री है, आज के टाइम में मंत्री बोल सकते हो, तो उनको क्या होता था कि क्योंकि वो राजा के खास होते थे, तो उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था, और जो बाकी प्रजा होती थी सब्जेक्ट्स के साथ, मतलब वैसा ही ट्रीटमेंट नहीं होता था। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि एक समाज का जो तबका है उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, और बाकी लोगों को, मतलब स्पेशल ट्रीटमेंट क्या, उनको एक जैसा नहीं देखा जा रहा। अगर ऐसा होता है सोसाइटी में, तो हर एक के मन में एक ऐसी फीलिंग आएगी जिससे कि समाज जुड़ेगा नहीं बल्कि टूटेगा। तो स्पेशल जो राइट्स होते हैं, जो खास अधिकार होते हैं, जो खास लोगों तक ही सीमित होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इट इज नेसेसरी टू रिमूव स्पेशल राइट्स एंड एवरी सिटीजन वेदर पुअर एंड रिच मस्ट बी गिवन इक्वल राइट्स। तो सबसे पहले सबसे पहले जो स्पेशल राइट्स होते हैं, खास अधिकार जो होते हैं, जो एक खास वर्ग को दिए जाते हैं, वो खत्म होने चाहिए। समाज में अमीर या गरीब ऐसा कुछ भी टैग किसी के ऊपर नहीं लगना चाहिए, और सभी को एक जैसा ट्रीट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव की मनाही। तो समाज में किसी भी तरह का किसी के भी साथ
भेदभाव नहीं होना चाहिए। मतलब समाज में सारे लोग एक समान हैं। तो सोशल जस्टिस therefore demands special facilities to improve the state of the weaker section of society। तो अक्सर हमें देखने को मिलता है कि समाज में कुछ वीकर सेक्शंस होते हैं, डाउन ट्रोडर हम बोलते हैं, जो वीकर सेक्शन होता है सोसाइटी का, जो कमजोर वर्ग होता है। और जो कमजोर वर्ग है वो अलग-अलग तरीके से हो सकता है कि वो सामाजिक तौर पे पिछड़ा हुआ हो, वो शिक्षा के स्तर पे थोड़ा-सा पिछड़ा हुआ हो। तो ऐसे जो लोग होंगे, उनको क्या किया जाएगा, उनको अलग से मतलब ट्रीट किया जाता है। मतलब बाकी लोगों के समान बनाने के लिए उनको कुछ अलग से अवसर दिए जाते हैं। ग्रेजुअली द downtrodden and weaker section of the society will be in a position to compete with other sections of the society। धीरे-धीरे क्या होगा कि जो हमारे समाज का जो कमजोर वर्ग है, अगर हम उनको समान बनाने के लिए कुछ अलग से अवसर देंगे, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें देखने को मिलेगा कि वो भी बाकी वर्गों की तरह ही समाज में compete करने के लायक बन जाएँगे। देन नेक्स्ट पॉइंट है अबॉलिशन ऑफ सुपरस्टिशंस एंड सोशल इविल्स। अबॉलिशन का मतलब होता है खत्म करना, सुपरस्टिशंस का मतलब होता है अंधविश्वास, और सोशल इविल्स का मतलब होता है सामाजिक बुराई। इविल्स का मतलब होता है बुराई। तो जो अंधविश्वास है और जो सामाजिक बुराई है उसको खत्म करना। अगर हम कुछ साल पीछे चले जाएं, तो वहां पर आप देखोगे कि जो चाइल्ड मैरिज होती थी वो बहुत ही कॉमन होती थी। इवन कुछ ऐसे भी देश के एरिया थे जहां पर आपको सती प्रथा भी देखने को मिलती थी। तो और जैसे अगर हम बात करें डोरी सिस्टम की, जो दहेज देने की प्रथा है, वो तो आज के टाइम में भी आप सभी को देखने को मिलती है। और जैसे ट्रिपल तलाक हो गया, और पॉलीगैमी जैसे मतलब कई पुराने टाइम में एक से ज़्यादा बीवियाँ रखने का रिवाज होता था। मगर वो आज के टाइम में वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इवन देखो कोई भी इवन और भी कोई बुराई दिखती है तो सरकार क्या करती है कि धीरे-धीरे उसके ऊपर भी कानून बनाती है और उस बुराई को भी कानून के दायरे में लेके आती है, और धीरे-धीरे वो समाज से दूर होना शुरू हो जाती है। तो अगर ऐसी बुराइयां समाज में रहेंगी तो निश्चित तौर पे आपको सामाजिक जो न्याय होता है वो सभी तक पहुंचते हुए नहीं देखने को मिलेगा। जैसे हम इवन महात्मा गांधी जी की बात करें तो उनकी भी जो शादी थी आई थिंक 13 या 14 साल की एज में हो गई थी। तो पुराने टाइम में 13-14 साल तक की एज में शादी हो जाना बहुत ही कॉमन होता था। आप इमेजिन करके देखो कि आपकी जो एज है, आपकी शादी हो चुकी है और आपकी शादी को 2 साल हो चुके हैं। तो आज के टाइम में ये सोचना भी बड़ा अजीब लगता है कि मतलब एक 16-17 साल का बच्चा होगा, तो उसकी शादी को 2 साल या 3 साल हो चुके होंगे। तो हमें लगता है कि नहीं यार, मतलब हाँ, ये पुराने टाइम की बातें हैं। तो अभी क्योंकि इनको रिमूव किया जा चुका है, तो इसलिए मतलब हमें लगता है कि हाँ, ऐसा तो जैसे कभी हुआ ही नहीं होगा। बट रियलिटी में ये किसी वक़्त बहुत ही कॉमन होता था। तो इवन आज के टाइम में भी अगर हम कुछ इंडिया की जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं, जैसे हम बात करें बिहार की, उत्तर प्रदेश की, झारखंड की, तो वहाँ पे आज भी जो लड़कियों की शादी है, वो बहुत ही जल्दी कर दी जाती है। इवन जो जो चाइल्ड मैरिज है वो आज के टाइम में भी प्रिवेलेंट करती है, कहीं न कहीं ये देखने को मिलती है। तो ये पूरी तरह से खत्म होनी चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट है टू एंड कास्ट सिस्टम। जो जाति प्रथा होती है उसको पूरी तरह से खत्म किया जाना चाहिए, उसको पूरी तरह लगाम लगानी चाहिए। आपको अक्सर देखने को मिलता है कि समाज जो है अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ऐसे कास्ट में या क्लास में बटा हुआ होता है। अगर हम बात करें भारत के समाज की, तो ये कास्ट सिस्टम वाला है। यहाँ पे कास्ट आपको ज़्यादा डोमिनेट होते हुए देखने को मिलेगी। अक्सर इवन आप गाने भी सुनते हो, मतलब पंजाब में तो काफ़ी ट्रेंड है, तो एक पर्टिकुलर आपको अक्सर देखने को मिलता है कि कास्ट का नाम मतलब लिया जाता है। तो उससे क्या मतलब वो अपनी कास्ट को जैसे प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, अपनी कास्ट को ऐसे मतलब बताने की कोशिश की जाती है
कि जैसे हमारी जो कास्ट है वो दूसरी कास्ट से बढ़िया है और आपकी कास्ट मतलब हमारे से अच्छी नहीं है। तो ऐसी जो फीलिंग है, ऐसी जो मतलब मानसिकता है कुछ लोगों की, जब तक ये चेंज नहीं होगी, तो हम मतलब ये पूरी तरह नहीं सोच सकते कि जो कास्ट सिस्टम है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो सरकार तो समय-समय पे इनिशिएटिव्स तो लेती है, मगर कहीं न कहीं जो परिवार के जो बड़े होते हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चों को भी ये समझाएँ कि ये जो कास्ट सिस्टम होता है, ये ऐसा कीड़ा दिमाग में आना भी नहीं चाहिए। सभी को एक समान समझो। अगर हमें भगवान ने एक जैसा बनाया है तो मतलब एक इंसान क्या है, जो मतलब इंसान ही इंसानों में डिफरेंशिएट करे। तो जो कास्ट सिस्टम होता है इसको भी पूरी तरह से नकारना चाहिए। हम सारे युवा हैं, यूथ हैं, तो हमारी जो इनिशिएटिव जो एफर्ट्स होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि हमें कास्ट सिस्टम को पूरी तरह से कंडेम करना है। द नेक्स्ट पॉइंट है जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। जस्ट का मतलब यहाँ पे सिर्फ नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब है फेयर, जो होता है ना मतलब जिसको बोलते हैं कि जेन्युइन, सही सही। तो जो वेल्थ है समाज का, जो भी वेल्थ है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है समाज में एक इस तरीके से किया जाना चाहिए, मतलब हालात सभी के लिए ऐसे तैयार किए जाएं सरकारों की तरफ से, ताकि उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उनका जो बंटवारा है समाज में वो एक जैसा होना चाहिए। ना कि ऐसा हो कि जो अमीर है वो अमीर होता जाए, जो गरीब है वो गरीब होता जाए। तो जितना मतलब ये गैप बढ़ेगा तो आपको सामाजिक जो न्याय है उतना ही कम देखने को मिलेगा। इसीलिए ज़रूरी है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ का, वो एक जैसा होना चाहिए। जैसे प्रॉपर स्टेप्स टू बी टेकन इन ऑर्डर टू स्टॉप अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इट विल स्टॉप द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इनटू अ फ्यू हैंड्स। क्योंकि अक्सर ये देखने को आता है कि अगर जो वेल्थ है, जो पैसा है, मनी है, कुछ हाथों तक ही सीमित रहेगी, तो उनके पास अनडाउटेडली जो पावर है वो ज़्यादा बढ़ती रहेगी। हो सकता है वो अपने पैसे के बल पे ही पॉलिटिक्स में भी कुछ आने वाले टाइम में चले जाएँ। अगर वो पॉलिटिक्स में चले जाएँगे तो निश्चित तौर पे वो अपना ही फ़ायदा सोचेंगे। तो ऐसी सिचुएशन हमने क्रिएट ही नहीं नहीं होने देनी। तो इसीलिए ज़रूरी है जो वेल्थ है समाज की, उसको सभी में एक समान बाँटा जाए। ऐसे हालात देश की सरकारों को बनाने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक सरकार। तो जो लोकतांत्रिक सरकार होती है, उसके जो मुख्य प्रिंसिपल होते हैं, सिद्धांत होते हैं, वो होता है कि समानता को प्रमोट किया जाए, सभी को स्वतंत्रता दी जाए और फ्रेटर्निटी को प्रमोट किया जाए। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, भाईचारा। तो जहाँ पर आपको लोकतंत्र देखने को मिलेगा, आप कंपैरेटिवली देखोगे कि जहाँ पर दूसरे सिस्टम होते हैं, जैसे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स होती है, या डिक्टेटरशिप होती है, या सोशलिस्ट गवर्नमेंट्स होती हैं, तो वहाँ के लोगों के मुकाबले जो लोकतंत्र में लोग जी रहे हैं, उनके पास आगे बढ़ने के, अपनी बात को समाज में रखने के ज़्यादा अवसर होते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें किसी कम्युनिस्ट कंट्री की, तो वहाँ पे क्या है कि उनका जो मीडिया होता है, वो देश की सरकारों के द्वारा चलाया जाता है। यानी कि उनके न्यूज़ चैनल सिर्फ वही दिखाएँगे जो उनकी सरकार उनको बोलेगी। इन अदर वर्ड्स वहाँ पे प्राइवेट मीडिया का रोल बहुत बड़ा नहीं होता। मगर हम बात करें जैसे हमारा देश है भारत, यहाँ पर आप देखोगे कि प्राइवेट मीडिया का बोलबाला ज़्यादा रहता है। अगर हम बात करें कि सरकारी चैनल कौन-कौन से होते हैं, तो शायद ही कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा। आपको जो भी चैनल्स पते हैं, उनमें उनमें मेजॉरिटी प्राइवेट चैनल्स ही हैं। जो अ, सरकारी चैनल है उसमें आपको लोकसभा, राज्यसभा, डीडी न्यूज़ देखने को मिलेंगी। मगर इंडिया में इन न्यूज़ चैनल को बहुत ही कम लोग देखते हैं और सभी लोग प्राइवेट चैनल्स को ही देखना पसंद करते हैं। तो ये किसकी बदौलत है? लोकतंत्र की बदौलत है। यहाँ पे देखो डेमोक्रेटिक सेटअप में यही है कि पूरी मतलब लिबर्टी दी जाती है और मीडिया को जैसे आपको पता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इज मीडिया। तो उनको इसीलिए पूर्ण तौर पे आज़ादी दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है जस्ट बैलेंस बिटवीन फ्रीडम एंड सोशल कंट्रोल। तो जो फ्रीडम है और जो सोशल कंट्रोल है, इनमें भी मतलब एक इस तरीके से बैलेंस बनाया जाना चाहिए, जिससे कि जो एक मानव मानव का विकास होता है, उसको आगे बढ़ने के
अवसर मिलने चाहिए और साथ ही साथ जो समाज का जो हित होता है उसमें वो भी पूरा होते हुए हमें देखने को मिलना चाहिए। तो जो हम बात करते हैं ना कि यूनिवर्सल पीस प्रमोट होनी चाहिए, तो फॉर एस्टेब्लिशिंग यूनिवर्सल पीस, प्रोटेक्टिंग पब्लिक प्रॉपर्टी एंड प्रोटेक्टिंग पब्लिक मोरालिटी, स्टेट कैन इम्पोज लिमिटेशंस ऑन द लिबर्टी ऑफ द पीपल। अगर सरकार चाहे तो जो विश्व शांति है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है और जो पब्लिक मोरालिटी होती है, इसको बढ़ाने के लिए लोगों की जो आज़ादी होती है उसके ऊपर कुछ हद तक लिमिटेशंस लगा सकती है। But in spite of this, the state should not interfere arbitrarily in human life. But यही है कि इस चीज का भी सरकार ख्याल रखे कि बेवजह लोगों की जिंदगी में इंटरफेयर ना करे। देन सोशल सिक्योरिटी की यहाँ पे बात की जा रही है, मतलब सामाजिक तौर पे आपकी सुरक्षा भी सरकार के द्वारा निश्चित की जानी चाहिए, क्योंकि आपको समाज में कुछ ऐसे भी लोग देखने को मिलते हैं जो आर्थिक तौर पे बहुत ही ज्यादा गरीब होते हैं, यानी कि उनकी जो बेसिक जो जरूरतें होती हैं, बेसिक नीड्स जिसको बोलते हैं, रोटी कपड़ा और मकान, वो भी अपनी पूरी नहीं कर पाते। तो ऐसे में सरकार को क्या करना चाहिए, जो समाज का बहुत ही गरीब तबका है उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस कुछ लेके आने चाहिए। अगर कोई मान लो कोई ऐसा परिवार है जहाँ पे मतलब इनकम का कोई सोर्स नहीं है और वहां पे कोई बीमार पड़ा है, तो ऐसे में उनके लिए निश्चित तौर पे कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स होने चाहिए जहाँ पे उनका जो ट्रीटमेंट है पूरी तरह फ्री होना चाहिए। तो इंडिया में आपको सरकारी हॉस्पिटल्स देखने को मिलते हैं। आपको पता है कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं उनके हेल्थ कार्ड बनते हैं और उनके लिए जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पे उनको फ्री मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। जो हैंडीकैप्स होते हैं उनको देखो सरकार के जैसे जॉब्स वगैरह होती है उसमें उनको रिजर्वेशन देखने को मिलती है। और जैसे कोई ओल्ड एज में है तो उनको बुढ़ापा पेंशन पेंशन दी जाती है। तो अगर कोई यूथ है, उनके पास कोई नौकरी नहीं है, तो उनके लिए भी सरकार ने प्रावधान बनाए होते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट का जो एक भत्ता होता है वो भी उनको दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोविजन ऑफ इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। तो देश के हर एक नागरिक को जो राजनीतिक अधिकार होते हैं वो भी एक समान मिलने चाहिए, यानी कि पहली बात राइट टू वोट, सभी को राइट टू वोट मिलना चाहिए। और चाहे देश का एक आम नागरिक वोट कर रहा है या देश का राष्ट्रपति वोट कर रहा है, उन दोनों की वोट की वैल्यू एक जैसी होनी चाहिए। सभी के पास चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। कोई भी किसी भी पब्लिक डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकता है, टू होल्ड पब्लिक ऑफिस। राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, आप सरकार की आलोचना कर सकते हो, सरकार की नीतियों की, सरकार के द्वारा बनाए जा रहे कानून की आप आलोचना कर सकते हो। राइट टू पिटिशन, आप मतलब दया याचिका डाल सकते हो अगर आपको लगता है कि किसी सरकारी डिपार्टमेंट के द्वारा आपका काम सही ढंग से या सही समय पर नहीं किया जा रहा, तो आप उनके ऑफिसर्स को आप कंप्लेंट भी कर सकते हो। देन नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज मतलब अल्पसंख्यक, जो गिनती में कम होते हैं। तो गिनती में कम जैसे एक पर्टिकुलर कई बार एक लैंग्वेज होती है, कुछ भाषा होती है जो मतलब बहुत ही कम लोग बोलते हैं, तो उस भाषा को बोलने वाले लोगों को हम बोलेंगे अल्पसंख्यक। ऐसे ही कई बार होता है कि कुछ धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या जो होती है वो बहुत ही कम होती है, तो उस धर्म को मानने वाले लोगों को हम बोलेंगे माइनॉरिटी। तो जो ऐसे ही कुछ कल्चर भी हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर कल्चर को फॉलो करने वाले लोगों का जो ग्रुप है, जो नंबर है वो बहुत ही कम है, तो इसीलिए हम माइनॉरिटी का नाम देंगे, उनको हम अल्पसंख्यक बोलेंगे। तो अ, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो आर्टिकल 29 एंड 30 है वो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात करता है। तो आज के टाइम में वर्तमान समय में आपको देखने को मिलेगा कि हर एक देश की कोशिश यही रहती है कि अपने देश के जो माइनॉरिटीज हैं उनके कल्चर की, उनकी जो कल्चरल भाषा के आधार पे और धर्म के आधार पे जो माइनॉरिटीज हैं उनके हितों की अलग से रक्षा की जाए। तो इसी के बारे में हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 29 और 30 बात करता है। उनको अलग से अधिकार दिए गए हैं
जिससे कि वो अपने धर्म को बचा के रखें, धर्म को प्रमोट करने का भी हमारे देश में जो माइनॉरिटी है, सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके पास अधिकार है कि वो अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। धर्म का प्रचार करने के लिए उनके धार्मिक संस्थाएँ हैं और इवन वो जैसे स्कूल, कॉलेजेस हैं, वहाँ पे भी अपने धर्म को साथ में प्रमोट कर सकते हैं। अपनी जो रिलिजियस टेक्स्ट हैं, उनको वो प्रमोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो हमारा चैप्टर है, यहीं पे मतलब सोशल डायमेंशन ऑफ जो जस्टिस है, वो यहीं पे कंप्लीट होता है।